अब तक हमने पढ़ा कि शिवांश को पता चल जाता है कि सिया उसको कोई और नहीं उसकी अपनी बहन है जिससे वह साल पहले बढ़ गया था एक हादसे में। जैसे शिवांश को पता चला कि सिया उसकी बहन है वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि अब उसकी भी एक फैमिली होगी, उसके अपनी बहन होगी, क्योंकि बचपन से वह अकेला ही रहा था और जिसने उसको अडॉप्ट किया था वह भी एक हमले में मारे गए और फिर से वह अकेला पड़ गया। लेकिन अब वह सिया को कुछ नहीं होने देगा क्योंकि सिया ही उसकी पूरी दुनिया है। सिया उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई थी जिसे शिवांश कभी नहीं खोना चाहता है। इसलिए शिवांश ने ये था लिया था कि सिया को वह मुमकिन खुशी देना चाहेगा जिसकी वह हकदार है और वह अपने चाचा चाची से भी अपना माँ बाप की जमीन जायदाद ले लेगा और वह और सिया अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वहीं दूसरी तरफ सिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका कोई बड़ा भाई भी है क्योंकि जब से उसने पैदा लिया उसके माँ बाप ने कभी भी उसके बेटे का जिक्र नहीं किया। आखिर वह किस मुंह से अपने बेटे का जिक्र करते हैं जिसे उन्होंने करने के लिए छोड़ दिया था। इसका पछतावा उन्हें हमेशा रहता था और शायद इसी की वजह से सिया के माँ बाप की भी मौत हो गई कि वह दोनों अपने बेटे का करने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह लोग बस सिया के लिए ही जिंदा थे, लेकिन कहा जाता है कि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है जो एक ना एक दिन खत्म होती है और सिया के माँ बाप की भी सीमा उसी दिन थी जिस दिन वह लोग वापस से शहर गए थे। अब आगे सिया और शिवांश इस वक्त कार में बैठे ही हुए थे, तभी ड्राइवर अचानक से कार रोकता है जिसे देखकर सिया चौंक जाती है। तभी ड्राइवर करता कर मेंशन आ गया है। ये सुनकर कि मेंशन आ गया सिया गाड़ी से बाहर देखने लगती है। वही शिवांश अपने गाड़ी का दरवाजा खोलकर सिया गाड़ी का दरवाजा खोलना है जिसे देखकर सारे कार चौंक जाते हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत थी, अभी तो उन्हें बहुत चौंकना था, इसलिए अभी थोड़ा चौंक जाती है लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। तभी सिया गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे मेंशन को देखने लगती है जिसका थीम वाइट और गोल्डन रहता है। अगर आपको ओसिया का मेंशन देखना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर पहले से अपलोड कर लिया है और आप लोग मेरे यूट्यूब पर इंस्टा का लिंक से मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं और सिया का मेंशन देख सकते हैं। अब आगे मेंशन का थीम वाइट एंड गोल्डन था और इतना लुभावना वह मंजर था कि सिया उसे महल जैसे घर को देखते ही रह गए। तभी शिवांश उसे अंदर चलने का इशारा करता है जिसे सुनकर से अपने होश में आती है और मेंशन के अंदर जाने लगती है। मेंशन के अंदर जितना बाहर से मेंशन खूबसूरत लग रहा था उससे ज्यादा मेंशन अंदर की तरफ खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सिया का ड्रीम हाउस बना दिया हो और इसलिए थोड़ा चौंकी भी हुई थी क्योंकि उसे हमेशा से इसी टाइप का मेंशन चाहिए था लेकिन उसके पास पैसे की कमी की वजह से वह नहीं खरीद पाती थी। लेकिन वह इतना सोच में पड़ गई क्योंकि हर तरफ उसके मनपसंद लवेंडर और गुलाब के फूल थे और उसका फेवरेट कलर का भी थीम था, उसका फेवरेट कलर वाइट था ऐसे, और चारों तरफ एक अलग ही सुकून देने वाला मंजर था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खासकर सिया के लिए वह मेंशन बनाया हो। तभी शिवांश सिया को उसके रूम की तरफ ले जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, जिसे देखकर सिया अपना सर हमें हिलती है और शिवांश के साथ और रूम में जाने लगती है। और जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है और जैसे ही सी अपने रूम को देखते हैं वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सब कुछ उसी के पसंद का था, सब कुछ उसके फेवरेट फ्लावर भी वही थे। उसका हमेशा से सपना था कि वह राउंड शेप बेड पर सोए और बेड के पास में खिड़की हो जिससे वह बाहर का नज़ारा देख सके, स्पेशली रात का नज़ारा देख सके। और बेड के पीछे ही सिया की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी जिसमें सिया 4 साल की थी और वह अपने मम्मी पापा के साथ फोटो खींचवा रही थी मुस्कुराते हुए। शायद यही वह आखिरी पल था जब सिया अपने पापा मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड की हो और मुस्कुराई हो। ये सब देखकर सिया की सब कुछ उसके पसंद का है, उसके मम्मी पापा का तस्वीर, उसका राउंड शेप बेड, उसका फेवरेट कलर, उसका फेवरेट फ्लावर, खिड़की, यह सब देखकर सिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वह पीछे मुड़ के शिवांश तरफ देखने लगती है क्योंकि उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना कुछ भी कर सकता है। तभी सिया पूछते ये सब, तभी शिवांश बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये सब कल रात को ही बनवाया था और डेकोरेट करवाया था। तब इसलिए बोलता आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला, मेरा फेवरेट कलर मुझे क्या पसंद है। तभी शिवांश कहता है मुझे बस पता चल गया, किसी अपने को जाने के लिए कुछ पता नहीं करवाना है पड़ता है। तभी स्वागत है, लेकिन फिर भी हम लोग तो कल ही मिले थे, हमें मिलने ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। तभी शिवांश
शिवांश कहता है भले ही हमें मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। शिवांश की ऐसी कन्फ्यूज़न भरी बात सुनकर सिया और कन्फ्यूज हो जाती है और वह अपना सर खुजलाते हुए कहती है आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शिवांश सिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है अभी तुम कुछ मत सोचो बच्चा, तुम अभी आराम करो। लेकिन सिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से शिवांशु से पहली पर पहली दे जा रहा था, जिसे सिया को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जाना था कि शिवांश को ये सब कैसे पता चला। गुस्से से कहती है आप मुझे बताएंगे कि आपने मेरे बारे में पता करवाया है या कुछ आपको कैसे पता चला मेरे बारे में, और आप ये रिश्ता गहरा क्या बोल रहा है। हम लोग आराम से बात करते हैं, अभी तुम थक गई हो तो मैं कम करो, तुम थोड़ी देर फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ खाने के लिए। लेकिन सिया दिन में आकर रहती है, आप मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये बात वह गुस्से से कहती है और सिया के जाने के बाद बनाकर शिवांश को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था किसी अगर उसे छोड़कर जाए। तभी शिवांश गुस्से से देखो तुम कुछ भी बटेन कर सकते हो लेकिन अपने जाने के बाद नहीं कर सकती। सिया कहती है क्यों नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ और आप होते कौन है, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। पता नहीं बहन बहन का क्या, आपने मेरे बारे में कितना कुछ बात करवा लिया बिना मेरी इजाज़त के और इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, उसमें भी आपने मुझे अच्छे से जाना नहीं है, पढ़कर नहीं है, फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरे बारे में सब कुछ पता करवा है। पता नहीं कल को आप क्या कर देंगे, मुझे इतना बड़ा एहसान नहीं चाहिए और ना है ऐसा कुछ है जिससे मैं उम्मीद लगा बैठा और मुझे उसे एहसान की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़े। ऐसे भी मैंने एक एहसान छुपा कर अपनी पूरी जिंदगी खराब ही कर दी है, अब और किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं अपना देख लूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपको मेरे लिए कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शिवांश नरमी से और अपनी बड़ी आंखों से कहता है क्योंकि उसे गुस्सा तो आ रहा था कि सिया उसके बारे में ऐसा सोचती है और सिया उसके साथ नहीं रहना और यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वह अपनी बहन को मानते हुए कहता है क्या तुम अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहती हो। तभी सिया रहती है नहीं। तभी शिवांश कहता है तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। ये सब सुनकर सिया बोलती है आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा कोई भाई नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, आप ऐसे झूठ नहीं कह सकते हैं मुझे रोकने के लिए। तभी शिवांश बोलता है मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हारा अपना सगा भाई हूँ जो एक एक्सीडेंट में अपने माँ बाप से बढ़ गया था और मैंने अपनी याददाश्त को दी, तभी एक भले इंसान ने मुझे एक अनाथ आश्रम में पहुँचा दिया और तब से मैं अकेला ही हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे मन आप कहाँ है, वह मुझे छोड़कर क्यों गए, लेकिन जैसे ही मैं तुमसे मिला मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया और मुझे मेरा परिवार भी मिल गया, तुम्हें मेरा इकलौता परिवार हो सिया और तुम भी मुझे छोड़कर ऐसे जाना चाहती हो। मैं एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे लिए ये सब किया, नहीं तो मैं किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता। इतना कहकर वह अपने मोबाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है और अपनी और सिया के माँ बाप के साथ वाला एक फ़ोटो दिखाता है जो बहुत पुराने थे, लेकिन सिया जान जाती है। तभी सिया उससे पूछते हुए कहती है लेकिन मेरे मम्मी पापा ने आपके बारे में क्यों नहीं बताया। तभी शिवांश सिया को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो हादसा हुआ था और कैसे वह अपनी याददाश्त भूल गया, और यहाँ तक का सारा सफ़र शिवांश अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहता है क्योंकि उसे खुशी भी हो रही थी और गम भी हो रहा था। गम इस बात का कि वह अपनी बहन को अच्छे से गले भी नहीं मिल सकता और उससे ये भी नहीं बता सकता कि वह कितने साल इसी तड़प में था कि वह कौन है, और जैसे सिया उससे मिला वैसे उसे अपने बारे में सब कुछ पता चल गया और शिवांश ने अपना और सिया का डीएनए टेस्ट तक भी करवा दिया था। जब सिया सो रही थी तो उसके एक दो बाल शिवांश ने ले लिए थे और रात भर में उसका दाना निकल गया था। उसके पैसों की वजह से ऐसा नहीं था कि शिवांश को यकीन नहीं था कि सिया उसकी बहन है, वह सिया को यकीन दिलवाने के लिए ही डीएनए टेस्ट करवाया था जिसमें 99.99% डीएनए मैच हो रहा था, जिसे शिवांश भी सिया को दिखाता है और सिया ये सब देखकर पूरा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप के बाद उसका यही एक भाई था, उसका अपना, उसका दुनिया में। उसे तो लग रहा था कि वह इस दुनिया में अनाथ है, उसका कोई नहीं है, लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि उसका बड़ा भाई भी है जो खुद से कई सालों से ढूंढ रहा था। तभी सिया अपने भाई को गले लगाते
हुए कहते हैं, आप कहाँ चले गए थे? आपको नहीं पता मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ क्या कर दिया था? अगर मैं वहाँ से भागकर नहीं आती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। शिवांश कहता है, मैंने सब कुछ पता लगवाया है और दोपहर तक हमारे बाबा की जमीन और चाचा चाची भी हमारे सामने होंगी। ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और बोलती है, क्या आपने हमारी जमीन ले ली चाचा चाची से? तभी शिवांश अपना सर हमें हिलता है, क्योंकि शिवांश के पास अंधाधुन पैसा था और वह अपने पैसों के साथ कुछ भी कर सकता था, उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। तभी शिवांश कहता है, तुम वह सब की चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ रहो और मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो अगर तुम चले गए ना तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में दोबारा जी नहीं पाएगा, तुम्हें मेरी जीने की वजह हो। तब सिया रहती है, मुझे भी लगा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरा कोई भाई भी है, वह भी आप, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी शिवांश कहता है, अब से तुम मेरी दुनिया और मैं तुम्हारी दुनिया। इतना कहकर वह सिया के आंसू पहुँचने लगता है और सिया उसके आंसू पूछने लगते हैं। सिया को ऐसे देखकर शिवांश को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिया अभी भी रोए जा रही थी। तभी शिवांश बात को बदलते हुए कहता है, अच्छा तो सिया मुझे बताओ कि तुम्हें ये कमरा कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत की थी और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवाया था कि तुम्हारा फेवरेट क्या चीज़ है, और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा फेवरेट चीज़ों के बारे में किसने बताया? तभी सिया रोते हुए भी अपना सर ना में हिलती है। तो शिवांश कहता है, मुझे और कोई नहीं, तुम्हारी दोस्त प्रिया ने बताया था, जिससे तुम्हें भागने की मदद की और तुम्हारा बहुत साथ दिया। ये सुनकर कि सिया के बारे में और किसी ने उसकी दोस्त ने बताया, तभी सिया रहती, लेकिन वह आपको मेरे बारे में क्यों बताए? तभी शिवांश कहता है, अरे मेरी बुद्धू बहन, वह मुझे इसलिए बताएगी क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और वही आ सब जाने के बाद मुझे क्यों नहीं बतेगी? और मैंने उसकी मदद भी की थी जब मुझे उसके बारे में पता चला कि उसके पापा को अस्पताल ले जाया गया है और बहुत पैसों की ज़रूरत है, तब मैंने उसके पापा का सारा खर्च उठाया था, क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की, इसी का एहसान मैंने उसे उसके पापा का जान बचाते हुए दिया। ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और अपने भाई को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच भैया, अपने प्रिया की मदद की, सच में उसका एहसान मेरे पर जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि उसने मुझे नर्क से बाहर निकाला था। तभी शिवांश हाँ बोलता है। तभी सिया बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा ये रूम वैसे मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा ही रूम हमेशा से चाहिए था, थैंक यू सो मच भैया। तभी शिवांश बोलता है, अरे पगली, अपने भाई को कोई थैंक यू बोलता है? तभी सिया रहती है, हाँ सिया रहती है। ये सुनकर शिवांश मुस्कराने लगता है। तभी शिवांश सिया को बोलता है, अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ और फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे कि तुम्हें आगे क्या क्या करना है। ये सुनकर से अपना सर हमें लाती है और शिवांश वहाँ से चल जाता है। सिया भी वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगती है और फ्रेश होने के बाद नीचे आती है। वैसे ही वह देखी है कि डाइनिंग एरिया में काफ़ी सारे नौकर हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे, और डाइनिंग एरिया में जो टेबल था उसमें उसके फेवरेट सारे खाने थे, जैसे मटर पनीर, आलू के पराठे, समोसे, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गोलगप्पे, मोमोज। सिया को ये सब चीज़ खाना पसंद था, इसलिए शिवांश ने अपने शेफ को बोला था कि थोड़ा हाइजीनिक और हेल्दी तरीके से ये सब कुछ बनाने के लिए अपने फेवरेट खाना है को देखकर सिया खुश हो जाती है और जल्दी से डाइनिंग एरिया में आती है, जहाँ पर शिवांश जोशी का इंतजार कर रहा था। और सिया को आते ही वह मुस्कुराने लगता है और सारे नौकर भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि अब तक सारे नौकरों और सारे गार्डों को पता चल गया था कि सिया और कोई नहीं शिवांश की अपनी सगी बहन है, जिसे सुनकर सारे नौकर और गार्डन सारे खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पसंद था कि शिवांश अकेले रहे और हमेशा उदास रहे, क्योंकि शिवांश को इस दुनिया में कोई नहीं था। ये सारे नौकर भी जानते थे, जिसे सुनकर सब बहुत उदास होते, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे सिया उनके बॉस की जिंदगी में आई है, उनके बॉस हंसने मुस्कुराने लगे हैं, जैसे देखकर सारे लोग खुश हैं। तभी सिया जल्दी से दौड़ते हुए डाइनिंग एरिया में आती है, जिसे देखकर शिवांश सिया को हल्की नाराजगी से बोलता है, आराम से भी आ सकती हो, खाना कहीं जा नहीं रहा है, अगर गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाती तो? सिया शिवांश की बातें इग्नोर करके अपने खाने पर टूट पड़ती है, क्योंकि अब तो उसे पता चल गया था कि शिवांश उसका भाई है, जिससे उसे कोई भी हिचकी जाने की जरूरत नहीं था। और सिया की मस्ती मोड ऑन होगी, क्योंकि सिया बहुत ही शरारती बच्चे थी,
थी, लेकिन अपने चाचा चाची और जानवी जी के सामने उसे समझदार और हल्के दर में रहना पड़ता था अपने चाचा चाची के सामने, इसीलिए सिया आपने शरारती नहीं कर पाते थे। सिया को ऐसे बेधड़क खाते हुए देखकर शिवांश उसे बोलना है आराम से खाओ, खाना कहीं भेज नहीं जा रहा है, खाना गले में फंस जाएगा। लेकिन सिया तो सुनते ही वाली नहीं थी। तभी सिया खाते हुए ही मुंह चलाते हुए कहती है, अरे कितने दिनों बाद मैं अपना फेवरेट खाना देख रही हूँ, अब आप चाहते भी नहीं हो कि मैं खा सकूं। ये सब सिया खाते हुए ही रहती है, जिससे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एशिया के पूरे मुंह में खाने ही खाने थे और इसके बीच में वह बोल रही थी, तो ये थोड़ा फनी था, जिसे देखकर सारे नौकर और सामान हंसने लगते हैं। लेकिन सिया के कान में जू भी नहीं रहती है उनके हंसने से, क्योंकि वह अपने खाने में ही व्यस्त है। सिया को ऐसे खाता हुआ देखकर शिवांश उसके सर पर हाथ फेरता है, जिससे सिया कुछ देर रुक जाती है और शिवांश के एहसास को महसूस करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा उसे सर पर सहला रहे हैं। इससे सिया की आंखें बंद हो जाते हैं। तभी शिवांश कहता है, क्या हुआ? तभी सिया करते, कुछ नहीं भाई, वह पापा के थोड़ी याद आ गई थी, वह भी जब मैं खाती तो ऐसे ही मेरे सर से लाते थे। तभी शिवांश कहता है, अच्छा तो आपसे मैं हमेशा तुम्हारा सिरसा लाया करूंगा, जिससे तुम्हें किसी की कमी महसूस ना हो। और इतना कहकर वह ओसिया के बगल में एक चेयर होता है, वहां पर बैठ जाता है और जो स्नैक्स एंजॉय करने लगता है, जिसमें सलाद ही सलाद था, क्योंकि शिवांश को बचपन से यही सब कहानी की आदत है, इसलिए कोई नौकर कुछ नहीं करता और उसके लिए यही सब कुछ बना था। लेकिन सिया जैसे शिवांश की थाली में सलाह देती है, उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि उससे ये सब पसंद नहीं था, उससे ये सब खास बस खाना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तभी सिया एक गोलगप्पे को शिवांश के सामने क्या करती है, जिसमें पानी पूरी था, जिसे देखकर शिवांश अपना सवालिया नजर से सिया को देखने लगता है। तभी सिया उसे खाने का इशारा करती है, जिसे देखकर शिवांश बिना ना नुकुर किए हुए वह खा लेता है, जिसे देखकर सारे नौकर और सिया मुस्कुराने लगते हैं। वैसे खाने से याद आया, आप लोगों का फेवरेट खाना क्या है? कमेंट में जरूर बताएं मुझे। अब आगे कुछ देर खाना खाने के बाद सिया और शिवांश स्टडी रूम में जाते हैं कुछ डिस्कशन करने। तभी शिवांश कहता है, तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तभी सिया कहती है, मैंने सोचा है पहले मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं छोटा सा, जिसमें मैं बेकरी भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाना आता है और यह मेरा पैशन है, जिसे मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं रेस्टोरेंट के साथ साथ कॉलेज में भी दाखिला करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी 12th पास हूँ, तो मैं सुबह कॉलेज जाऊंगी और शाम को अपना रेस्टोरेंट चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बस 6 या 7 बजे तक की। तो मैंने आपको कल भी बताया था मेरा यही प्लान है। तभी शिवांश कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपना रेस्टोरेंट खोलोगे कहाँ? कोई जगह तो तुमने डिसाइड की होगी ना? तब इसे रहती है, मैंने कोई जगह नहीं देखी, क्योंकि मैं जिस मेंशन में रहती थी पहले, वहाँ से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाई थी, तो मुझे ये शहर के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं। तभी शिवांश कहता है, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के सामने एक 2 मंजिला घर है, जिसमें नीचे और ऊपर में कोई नहीं रहता। वह घर क्योंकि मैंने खरीद लिया था, तो अब मुझे उसको घर का कोई काम भी नहीं है और उसे घर में अच्छी वाइफ साथियों और तुम मुझसे थोड़ा डेकोरेट करके नीचे वाले फ्लोर में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सकती हो, और ऊपर में अगर तुम चाहो तो प्राइवेट रूम भी करवा सकती हो, जहां पर लोग प्राइवेट रूम बुक करेंगे और प्राइवेट रूम में अपना लंच या डिनर एंजॉय करेंगे। सिया को भी शिवांश की बातें अच्छी लगती है और उसका सुझाव भी। तभी सिया रहती है, ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस के सामने ही क्यों? तभी शिवांश कहता है, देखो अभी मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा इंसान है, तो मेरे बहुत सारे दुश्मन, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी बहन के बारे में पता लगाए और उससे कुछ कर दे। तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में हमेशा 5-6 गार्ड रखेगा, जिस तुम्हारी सेफ्टी बनी रहे। गार्डों का नाम सुनकर सिया का मुंह बन जाता है, क्योंकि वह कोई गार्ड नहीं चाहती थी। तभी सिया रहती है, 5-6 गाड़ी इतने ज्यादा? तभी शिवांश कहता है, मुझे तो 5 से गार्ड पर कम लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ 5 के जगह 20 कर दूं, तब सू रहेगा। शिवांश की बातें सुनकर सिया का सर चक्कर आने लगता है। तभी सिया कहती है, अरे मुझे कोई इलाज पास नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी जेल में नहीं कैद होना। तभी शिवांश कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी बातें नहीं मानूंगा, तुम्हें गार्ड्स रखना ही पड़ेंगे, मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। तभी से कहती है, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, 2 गार्ड्स, क्योंकि आप इतने सारे गार्ड रखोगे
तो किसी को शौक हो जाएगा और आप नहीं चाहोगे कि किसी को मेरा बारे में पता चल जाए और शक हो, तो मैं इसलिए बोल रही थी बस 2 गॉड सही रहेंगे। शिवांश को भी एशिया की बातें सही लगती है क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि किसी को सिया का शक हुआ और उसके बारे में पता चले। किसी अपना सर हमें लता था इसलिए, लेकिन आप गार्ड से रख रहे हैं तो क्यों ना उसे नॉर्मल यूनिफॉर्म में रखें, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर सारे शब्द ब्लैक यूनिफॉर्म में रहते हैं और मुझे ब्लैक पसंद नहीं है। तभी शिवांश कहता है ठीक है जैसा तुम कहो। भी शिवांश कहता मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। ताबिश ये कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कॉलेज पहले से ही ढूंढ रखा था और कल चलना तो मेरे साथ कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। ये सुनकर सिया खुश हो जाती है क्योंकि उसे बचपन से पढ़ना पसंद था, लेकिन उसके चाचा चाची से पढ़ने नहीं देते थे इसलिए वह पढ़ नहीं पाती थी। सही कहा जाता है जिसको जो चीज़ मिलता है उसकी उसे कदर नहीं होती और जिस नहीं मिलता उसकी कदर उससे पूछना। अगर समझ नहीं आई तो फिर से सुन लो अब आगे। इतनी बातें करके शिवांश अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और सिया पूरा वाला देखने लगती है और साथ साथ कई सारे नौकरों को अपना दोस्त भी बना लेती है क्योंकि सिया ऐसी थी, वह सबको अपना दोस्त बना लेती थी और नौकरों को भी शुरू से सिया और उसका व्यवहार बहुत पसंद था इसलिए वह भी सिया के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उन सभी नौकरों के बीच में सिया की 3 गार्ड से कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह कहते हैं ना वाइब मैच होना, तो सिया की और नौकरों की वाइब मैच कर रही थी और गार्ड में सब सिया से बड़े द की किसी 18 साल की टू हाई थी। वह गार्ड सिया को अपनी छोटी बहन जैसा ट्रीट कर रहे थे जिससे सिया को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने ऐसी ट्रीटमेंट पहले यानी प्रिंस ट्रीटमेंट पहले कभी एंजॉय नहीं की थी और नहीं उससे मिला था, इसलिए वह इन तीनों के सामने एक छोटी सी बच्ची की तरह अपने सारे बातें शेयर करती है और बहुत सारी मस्ती करती है और गार्डन में जाकर गार्डनिंग भी कर दिया। ऐसी तरह आज का सिया का दिन और शिवांश का दिन भी जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ का दिमाग फट रहा था क्योंकि उसकी दादी उससे बात नहीं कर रही थी, ना ही ढंग से खाना खा रही थी। वह चाहती थी कि आरव कैसे भी करके उसे आपके घर ले आ जाए वापस, लेकिन ऐसा आरव होना देना नहीं चाहता था इसलिए आरव ने एक तरकीब खोजी थी कि वह सिया को उसकी दादी के सामने बुरा बना देगा जिससे उसकी दादी को सिया एक कैरेक्टरलेस लड़की लगने लगे और दादी उसके बारे में कभी भी ना पूछे। इतना सोचकर ऐसे आरव ने अपने एक खास आदमी से सिया के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन और वह कहाँ गई है वह झूठी जानकारी निकालने के लिए कहीं, और उसने इस बात का खासकर ख्याल रखा था कि उसकी दादी को कहीं भी शक नहीं होना चाहिए था क्योंकि वह भी जानता था क्योंकि उसके दादी को एक बार शौक हो गया तो वह पूरी बात जानकारी रहेगी, इसलिए वह हर चीज बारीकी से कर रहा था। और इतना सब कुछ करने के बाद रात के समय में वह अपनी दादी के पास जाता है जो बिल्कुल भी खा नहीं रही थी और अपनी दवाएं भी नहीं ले रही थी। राजस्थान की तबीयत और खराब हो गई थी और इसी बात का गुस्सा आरव को आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सिया ने उसकी दादी को कोई पट्टी पर आती थी, इसलिए उसकी दादी सिर्फ और सिर्फ सिया के बारे में पूछ रही है और कुछ खा भी नहीं रही जिससे उनका तबीयत भी खराब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सिया की वजह से। ये सब सोने के बाद उसके यानी आरव के मन में जितने भी सिया के लिए हमदर्दी थी वह सब खत्म हो जाती है और उसे इस बात का भी ध्यान नहीं आता कि सिया को दोषी और गलत दिखाने के चक्कर में है। वह सिया के बारे में भूल गया था कि उसके गॉड से बोला था कि सिया का कुछ पता नहीं चल पाया है और यह आगे चलकर आरव के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली थी। जो तो हम आगे जाने का सही कहा जाता है, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कर देता है। अब गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि सामने वाली की तकलीफ, सामने वाली की खामोशी भी उसे समझ नहीं आती और वह अपने गुस्से को है निकालने में उलझा रहता है। उसे सामने वाले इंसान की एक बुराई दिख जाएगी लेकिन उसकी करोड़ अच्छाइयाँ, जितने भी उसे अच्छे काम किए थे, जितना भी उसे इंसान ने दूसरे के लिए सहा, जितना भी उसे इंसान ने दूसरों के लिए किया, वह सब भूल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गुस्से में। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, प्लीज वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। धन्यवाद। अब तक हमने पढ़ा जैसे ही आरव अपने दादी के कमरे में आता है वैसे वह देखता है कि उसके दादी थोड़ी बीमार सी लग रही थी क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था और अपनी दवाई भी नहीं ली थी। तभी आरव आलम अपनी दादी के पास आते हुए कहता है दादी क्या हुआ, मुझे सपने बताया कि आपने खाना नहीं खाया। तभी उसकी दादी से वह करते हुए कहती है तो तुमने भी तो मेरी बात नहीं माने थे, इसलिए मैंने भी थोड़ी बात नहीं मानी और दवाई नहीं ली और खाना ही नहीं खाया। तब यार कहता
है दादी आपके कहने पर मैंने उसे ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको बहुत दुख होगा और मैं ज्यादा कि आपको कभी भी दो कोई, वह भी मेरी वजह से। तभी जानवी जी कहती है ऐसा क्या पता चला है तुम्हें जो तुम ऐसा बोल रहे हो, कुछ भी गलत हो सकता है लेकिन मेरी इसलिए गलत नहीं हो सकती। तभी आरव कहता है लेकिन इस बार आपकी सिया गलत हो चुकी है क्योंकि मुझे उसका होना कुछ ऐसा हो तो चलो जिससे आपको बहुत दुख होगा। तभी जानवी जी कहते हैं तुम घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं, साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। तभी आरव कहता है मैं कहनी नहीं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर आरव अपना फोन निकलता है और उसमें एक डॉक्यूमेंट निकलने लगता है जहाँ पर श्रेया के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तभी आराम अपना मोबाइल अपनी दादी की तरफ बढ़ता है और जैसे जानवी जी उसे फाइल में पड़े इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वैसे उनके हाथों से आरव का फोन छूट जाता है और तभी आ रहा हूँ अपने पैकेट से एक लिफाफा निकलता है और अपनी दादी की तरह बढ़ा देता है और कहता है सोच समझकर आप फैसला लीजिएगा, बाकी सब कुछ आपके हाथों में है। मैं जा रहा हूँ और मैं मेड को कह दूंगा कि आपके लिए खाना भेज दे, अभी आपके हाथों में है कि आप खाना खाकर सब कुछ भूल जाए और एक नई शुरुआत करते हैं, दादी उसे भूल जाए आप। इतना कहकर वह वहाँ से चल जाता है। तभी दादी जी वो लिफाफा निकलती है जिसमें सिया की भाई सारी तस्वीर थी जिसे किसी ने आरव को भेजा था, जिसमें सिया का चेहरा थोड़ा धुंधला था लेकिन नौकरों का चेहरा साफ साफ दिख रहा था, जिसमें से एक तेज भी था जिसे देखकर जानवी मुझे गिरते गिरते बचती है क्योंकि उन्हें एक साधन से लगा था। दरअसल सोइल में एशिया के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन थी कि कम कैसे अपने गांव से भाग कर आई थी, वह भी प्रेग्नेंट होकर, और सिया के अबॉर्शन का भी फाइल था जिसमें कुछ दिनों पहले एशिया ने अपना अबॉर्शन करवाया था सबसे छुप कर, और यह सब बातें सिया ने सबसे छुपी थी और सिया के बारे में ये सब भी लिखा हुआ था कि सिया का इस घर के जितने भी गॉड से है उनसे संबंध है, जो कि आरव ने ही अपने एक डिटेक्टिव और गार्ड से ये सब झूठी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और बनाने के लिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी भले ही उसे डॉक्यूमेंट यानी फाइल को गलत समझे लेकिन फोटो उसको गलत नहीं समझेगी, इसीलिए आरव ने मौके पर तीर छोड़ते हुए फोटोज भी अपनी दादी को दिखा दी। ऐसे भी अब को श्रेया पसंद नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सिया ने उसकी दादी को फंसाया है उससे शादी करने के लिए, क्योंकि अब इतना अमीर जो था और आरव को सिया गोल्ड डिगर लग रही थी, इसलिए उसने इतनी झूठी और इतनी शर्माना हरकतें की जिससे देखते ही जानवी जी अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके सीने में बहुत जोरों जोरों से दर्द हो रहा था कि वह सिया को अच्छे से जानते थे, वह कभी भी सिया को गलत नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कितना वक्त सिया के साथ बिताया था और उन्हें लोगों को परखने की अच्छे से आदत है, लेकिन अभी इस वक्त उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ना है वह फोटोज नहीं वह डॉक्यूमेंट, इसलिए उनके सीने में जोर जोरों से दर्द करने लगता है जिसे देखकर सामने से ट्रे में खाना लाती नौकर देख लेती और उसके हाथों से ट्रे छूट जाता है और वह सबको जोर जोर से बुलाने लगती है क्योंकि जानवी जी को माइनर हार्ट अटैक इस बार भी आया था। उसे नौकर की आवाज़ सुनकर सारे घर में जितने भी नौकर थे और आरव भी जो अभी अपने स्टडी रूम से एक फाइल लेकर अपने रूम में जा रहा था, वह नौकर की आवाज़ सुनकर, और वह नौकर उसकी दादी के रूम में से बोल रही थी, इसलिए आरव भी अपने दादी के रूम में जाता है और जैसे ही वह गेट तक पहुंचता है वह देखता है उसकी दादी अपने सीने में जोर से हाथ रखी थी और कुछ कह रही थी, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता है। इतना करके वह भी होश हो जाते हैं और आरव जिसे दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि उसका ये गलत कदम उसकी दादी की जान भी ले सकता है, अभी वह अपनी दादी की हालत देखकर वह अपने आप को ही खोजने लगता है क्योंकि वह सब इसी के वजह से हो रहा था। तभी अपनी दादी को रोते हुए बोलते हैं, दादी आपको क्या हो गया दादी आप। पूजा इतना करके कि वह सारे घाट को बुलाने लगता अपने गुस्से भारी आवाज में और सारे गॉड्स उसकी ऐसी भयानक आवाज सुनकर डर जाते हैं और उसके पास आते। तभी आ रहा हूँ अपनी दादी को ले जाता है अस्पताल और उसकी दादी का अभी ट्रीटमेंट चल रहा था ऑपरेशन थिएटर में और वह तेजी से ऑपरेशन रूम के बाहर चक्कर काट रहा था और उसे डर भी लग रहा था और वह अपने आप को खोजते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तो मैं दादी को वह फोटोज और वह छोटी इंफॉर्मेशन दिखाने की, सारी मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ कर दिया है। इतना करके वह अपने सर पर हाथ रख लेता और ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करता है। तभी उसके दोस्त जिसका नाम ऋषभ होता है वह आता है और कहता है, क्या हुआ
दादी को वह ठीक है ना तबीयत लगाते हुए और रोते हुए कहता है, पता नहीं दादी को क्या हो गया है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, नहीं मैं ऐसा करता नहीं था, कोई ऐसा बोला, इतना क्या क्या बुरा होने लगता है। और ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं बोलता और अब को समझने लगता है। और दोनों ऑपरेशन रूम के बाहर जाह्नवी जी का ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे थे। ऑपरेशन होने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हुए कहता है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इनका अच्छे से ख्याल रखिए और इन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचे, ऐसी बातें नहीं करना जिससे इनको तकलीफ हुई, लेकिन शायद आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया और कुछ ऐसा दिखा दिया या सुना दिया जिससे इनको हार्ट अटैक है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हार्ट पेशेंट की तबीयत कभी भी खराब हो सकती और आपकी दादी का हार्ट अभी कमजोर है और कुछ दिनों पहले इनका ऑपरेशन हुआ है और आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी दादी नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर कि उसके दादी नहीं बच पाएंगे, यार और गुस्से से उसे डॉक्टर का कॉलर पड़ते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारे ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें और इस अस्पताल को इसलिए पैसे देता हूँ कि तुम मुझ पर धौंस जमाओ। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ अस्पताल को जला दूंगा, समझ में आए मेरी बात। इतना करके वह डॉक्टर को दूर झक देता है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगता है। तभी डॉक्टर डरते हुए उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें बचाया है, जब वह नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी तब आप उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर आरव के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से से वहां से चल जाता है क्योंकि वह अभी अपनी दादी से नहीं मिल सकता। आरव की ऐसी हरकतें और बातें सुनकर ऋषभ भी आरव के पीछे जाने लगता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं गुस्से में आरव कुछ कर न दे। दूसरी तरफ सुबह का वक्त, आज सिया सुबह ही उठ जाती है 5 बजे और उठकर नहा धोकर वह नीचे बनी मंदिर में चल जाती है जो शिवांश ने खासकर सिया के लिए बनवाई थी, क्योंकि दूसरे मेंशन में कोई मंदिर नहीं था इसलिए उसने सिया के लिए इस मेंशन में खासकर मंदिर बनवाया था और बाकी सारे मेंशन में भी मंदिर बनवा रहा था सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए, ताकि वह किसी दिन उसके बाकी मेंशन में भी जाए तो आराम से मंदिर में पूजा कर पाए। सिया जब पूजा कर रही थी तो सिया की पूजा करने की आवाज पूरे मेंशन में गूंज जाती है जिससे सारे नौकर और शिवांश जाग जाता है और सिया के पीछे अपने हाथ जोड़कर सब खड़े हो जाते हैं और जैसे पीछे मूर्ति है वैसे है ऐसा सभी लोगों से दिखाई देते हैं। तो सिया मुस्कुराते सभी को प्रसाद देती है और सबके माथे पे टिका करती है, जैसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और शिवांश को अपने बहन पर गर्व होने लगता है क्योंकि वो कभी भी किसी को नीचे नहीं दिखाती थी। यह जाने के बाद कि वो शिवंशी बहन है, उसका स्वभाव नॉर्मल नहीं तो अक्सर काफी सारी लड़कियां घमंडी हो जाती है। ये जाने के बाद कि वो अमीर है, लेकिन सिया ऐसी नहीं थी, को सिंपल और नॉर्मल रहना बहुत पसंद था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करती थी और सबसे प्यार से बात करती थी। लेकिन अगर कोई मुझसे नीचे दिखाया और गुस्से में बात करे तो सिया चंडी का रूप धारण कर लेती थी क्योंकि उन्हें घमंडी लोग और जो दूसरे को नीचा समझे वैसे लोग पसंद आए थे। जैसे आरव को ही देख लो, सिया आरव को पसंद नहीं करती थी उसके घमंडी और रूड नेचर के कारण, लेकिन उसकी उससे शादी हो जाएगी एशिया कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन ऐसा हो गया। इसलिए उसने थोड़ी सी उम्मीद अपने में जगाई कि कैसे दिन आरव भी उस अपनाएगा, लेकिन उस दिन आने से पहले ही आरव की सच्चाई सिया के सामने आ गई कि आरव के गर्लफ्रेंड है और वो उससे जल्द शादी भी करने वाला है, जिसे सोचकर या दुखी तो होती थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा देती। अभी आगे सबको प्रसाद देने के बाद दिया अपने कमरे में जाती है और थोड़ा सा अपने फेस पे पाउडर लगाती है और थोड़ा सा लिप बाम, जिससे सिया के पिंक नेचुरल लाइव्स और पिंकिश देखने लगते हैं। दोस्तों पिंक का मतलब कुछ अलग नहीं है। इतना करके सिया नीचे जाते हैं जहां उसके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ था, अपना ब्रेकफास्ट करती है। तभी शिवांश कहता है, जो अभी अभी वाहन पर आया था, अभी कॉलेज नहीं खुला होगा तो तुम्हें कम करो वो, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो और मैं तुम्हें तुम्हारा हर नया रेस्टोरेंट भी दिखा दूंगा और मैंने वर्कर्स को भी बुलाया है, तो मैं जिस तरीके का डिजाइन पसंद हो तुम उस तरीके का थीम और डिजाइन उस 2 मंजिल इमारत बना सकती हो। तभी से अपना सर हमें मिलती है और कहती है, ठीक है तो आज हम लोग अच्छे से उस बिल्डिंग को देख लेते हैं और जो भी कुछ बदलाव करने होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तभी शिवांश अपना सर हाँ मैं हिलाता है। अरे दोनों शांति से अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद आपने तीनों
तीनों दोस्तों आने गार्ड्स को शिवांश से मिलाते कहती है, भाई ये मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन्हीं लोगों को मेरे रेस्टोरेंट में मेरे गार्ड्स के रूप में रखें। जिससे सुनकर तीनों गार्ड दोस्त खुश हो जाते हैं और शिवांश को कहते हैं, हाँ बॉस, हमें अभी सिया के साथ रहना है और उसकी रक्षा करना है एक बड़े भाई की तरह जैसे आप करते हैं। यह सुनकर शिवांश मुस्कुराते कहता है, ठीक है तुम लोग भी चलो तो चलिए मिलते हैं। तीनों दोस्त यानी गार्ड से पहला गार्ड जो सबसे बड़ा है, जिसकी उम्र करीब 27 की होंगी, ये थोड़ा नर्म और ज्यादा बात नहीं करने वाला स्वभाव का है। इसका नाम वंश। इसके घर में इसकी मैं और इसकी एक छोटी बहानी थी जो अभी अपनी 11वीं की परीक्षा दे रही। अभी मिलते हैं दूसरे गार्ड से जिसका नाम ऋतिक होता है। ऋतिक बहुत ही समझदार और थोड़ा सा मजाक किया किस्म का इंसान था। इसके घर में कोई नहीं था, यह एक अनाथ था, इसलिए वो हमेशा इसी मेंशन में रहता था। अभी मिलते हैं तीसरे और काफी चुलबुले और नटखट सिया की सबसे ज्यादा दोस्ती इनती थी और यह सबसे छोटे थे लेकिन सिया से बड़े। इनकी उम्र करीब 24 की थी। ये भी अनाथ थे। बचपन से इन्होंने अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी बिताई और जब बड़े तो इन्हें पढ़ाई ना करने के कारण एक गार्ड की नौकरी करनी पड़े। लेकिन जब से इन्होंने सिया को देखा, उस अपनी बहन और अपना परिवार में लिया और अभी वो लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। करण नाम करण है जो प्यो ग्रुप में सबसे ज्यादा बदमाशियां करते हैं और सबसे ज्यादा सिया को मानते हैं। तो चलिए इन लोगों का इंट्रो तो हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अभी आगे सिया, शिवांश और उसके तीनों दोस्त अपने अपने गाड़ियों में बैठकर शिवांश के ऑफिस के बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव जो इस वक्त गुस्से में था, वो अपना आप का शांति लाने के लिए है बीच पर चल जाता है और वाहन थोड़ा आराम करने लगता है क्योंकि उस बहुत थकान हो रही थी और उस रोने का निर्माण करा था क्योंकि उसके दादी अगर आज यहाँ से चल जाती है उस छोड़ के तो उसका कोई नहीं रहता। जिससे सोचकर ही आरव की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने मैं को हमेशा शांत करने के लिए समुंदर के पास यानी बिस के पास आता है और यह बात ऋषभ को भी पता था, इसलिए ऋषभ भी उसी बीच पे जाता है जहां आरव हमेशा आया करता था। तभी ऋषभ पीछे से आरव का कंधा पकड़ाते कहता है, क्या हुआ आरव, क्या हुआ था, तुम मुझे सब कुछ बता। आरव ऋषभ को देखता है तो उस बोलता है, तू यहाँ से चल रहा है, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। तभी ऋषभ कहता है, जितना गुस्सा निकलना मुश्किल निकल दे लेकिन ऐसे आए इस हालात में नहीं रहो, मुझे तुम्हें हालात में देखकर बहुत बुरा लग रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था और किस वजह से ऐसा हुआ। तभी आरव ऋषभ के गले लगते इस सब कुछ बता देता है कि उसने क्या किया था जिससे उसकी दादी को माइनर हार्ट अटैक आया है और इतना करके वो रोने लगता है। तभी समझाते कहते हैं, देख क्यों नहीं, जो किया वो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि सिया को दादी बहुत पहले से ही जानती थी। भले ही तू यहाँ नहीं रहता था लेकिन मैं जब भी आता था दादी हमेशा सिया की बातें किया करते थे और मैंने सिया को जना है, पीका है, उस देखा तो मैं क्या लगता है दादी बिना सोचे समझे उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे जिससे तुम जानते भी नहीं हो। दादी ने कुछ सोच समझ करी है तो हमारे शायद उसकी थी। तभी अरब कहता है, तुम नहीं जानते उसके असलियत के बारे में, वो फोटोज। तभी से ऋषभ कहता है, वो फोटोज जिसने भी तुम्हें भेजी है वो यही चाहेगा कि तुम और से अलग हो जाओ, नहीं तो सोचो तुम्हें वो भी गलत एंगल से फोटो कौन भेज सकता है और फोटो तुमको भेजेगा क्यों, तुम इतना दिमाग नहीं है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, तुम एक माफिया होते वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि क्या वह फोटो असली है, अगर असली है तो कुछ तो हुआ होगा और तुमने वो डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी बातें भाभी के बारे में गलती की थी वो देखकर और तुम्हारे मुंह से ही सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसी लड़की के कैरेक्टर पे तुम ऐसे कैसे सवाल उठा सकते हो और इतनी जिनोनी हरकतें, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी आरव उस बोलता है, वो अपने शादी से भाग कर आए थे और तुम्हें पता है उसके चाचा चाची को उस लड़के ने काफी सारे पैसे भेजे थे और वो लड़की पैसे लेके भाग गई होगी। तभी ऋषभ कहता है, क्या तुमने एक बार भी आए इस बारे में जाने की कोशिश की, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था। बिना जाने और बिना सोचे समझे तुम्हें यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। तभी आरव कहता है, तुम उस लड़की के वजह से मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो। तभी ऋषभ कहता है, मैं उस लड़की के बारे में तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बस सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। जो बात तुम्हें नहीं पता है, जो बात तुम नहीं जानते हो, उस चीज से रूबरू मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों पार करके इतना सब
कुछ हासिल किया, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर दिया। आखिर में मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि एक बार अगर तुम्हें जरा सा भी लगता कि वो तुम्हारी कभी बीवी हुआ करती थी तो तुम उसके बारे में एक बार अपने डिटेक्टिव से या खुद से इन्फॉर्मेशन निकल के देखो और जानो उस लड़की को कि वो लड़की कितनी अच्छी थी। ना ही उस लड़की में उतना घमंड था, और तुमने उन्हें देखा ही कहा है। तुमने तो साफ उन्हें कह दिया था कि वो तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाए, और तुम कैसे किसी के बारे में इतना कुछ राय विचार खुद से ही बना लेते हो जो कि सच भी नहीं है। तभी आरव गुस्से से कहता है, तुम उस लड़की के लिए मुझे सुना रहे हो सीरियसली? तभी ऋषभ उस समझाते कहता है, देखो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तो मैं उस लड़की से इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हारे दादी ने तुम्हें कसम देकर उससे शादी करवाई थी, और कुछ बात नहीं है। तुम्हें बस आए इस बात का चोट लगाया था कि तुम्हारे दादी ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी उस लड़की से करवाई। क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि वो लड़की तुमसे शादी क्यों की? तभी आरव कहता है, ऑफ कोर्स पैसों के लिए। तभी ऋषभ कहता है, तुम्हें पता है दादी ने सिया को अपनी तिजोरी की चाबी दी हुई थी और एक दिन भी पैसे गायब नहीं थे। जे सुनकर कि उसकी दादी ने उस सिया को तिजोरी की चाबी दी थी, यह सुनकर आरव कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपनी दादी को अच्छे से जानता था कि वो कोई भी कम बिना वजह का नहीं करती है। तभी समझाते कहता है, उन्होंने सिया को इसीलिए चाबी दी थी कि वो सिया को परख सके, वह जान सके कि वह सच्चाई ईमानदार लड़की है कि ना। एशिया तो वह चाबी लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन दादी ने उस अपने ताबियत का हवाला देकर उस जबरदस्ती चाबी दी थी, और तब से सिया ने उस चाबी और पैसों की बहुत देखभाल की। उसने 1 रुपया भी गायब नहीं, कहना ही चोरी होने दी। सच कहूँ तो इर्फ, तुम्हें उसके बारे में एक बार अच्छे से शांति में से सोचना चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और तुम बिना सोचे समझे सिया को गलत समझ ले, और तुम्हें ये तक भी नहीं पता कि वह इस वक्त है कहाँ। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। भले ही तुम मुझसे नहीं खोजो, लेकिन मैं दोस्त होने के नाते उस खोजूंगा और उसे एक सुरक्षित जगह पर भेज दूंगा। अभी क्या होगा आगे, क्या आरव जान पाएगा सिया के बारे में, या फिर वो सिया को हमेशा गलत समझ पाएगा? क्या ऋषभ सिया को ढूंढ पाएगा? आखिर क्या होगा आगे? जाने के लिए बने रहना हमारे साथ। अभी आगे कुछ देर बाद सिया शिवांश के साथ शिवांश के ऑफिस के बाहर आ जाती है और शिवेंडियस के उस 52 मंजिले बिल्डिंग को देखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी शिवांश कहता है, क्या हुआ? तब सिया कहती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने फोन में ही देखा था, आज सामने से देख रही हूँ। तभी शिवांश कहता है, हाँ ये तुम्हारे भाई की है तो तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने भाई पर। मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने पैसे कमाने के लिए अपने खून पसीने सब एक कर दिए हैं, तब जाके इतनी बड़ी बिल्डिंग बन पाए। तभी सिया कहती है, वाह भाई ये तो बड़ी अच्छी है। तभी शिवांश उससे वो 2 मंजिला घर दिखाने लगता है जो कि काफी खूबसूरत था और बहुत ही एस्थेटिक वाइब दे रहा था। तो अभी सिया कहते हैं, क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ? तो शिवांश अपना सर हाँ मैं हिलाता है। तभी सिया वहाँ जाने लगती है, जिससे अभी एक गार्ड ने उस घर का दरवाजा खोला था। सिया जैसे ही उस घर में जाती है वैसे ही देखती है घर काफी लंबा चौड़ा था और बहुत सारी जगह थी उस घर में, लेकिन इस वक्त सारी जगह खाली हुई थी। वाहन वो ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ था, लेकिन सिया को वह जगह बहुत पसंद आती है। वह शिवांश को कहती है, ये जगह काफी अच्छी है और मैं यही अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी। खत्म, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद है क्योंकि मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। तभी शिवांश को बोलता है, अच्छा मैंने अभी वर्कर्स को बुला दिया है, वो घर के बाहर ही है। तुम्हें जो भी चीजें हैं चेंज करवाने हैं तुम करवा दो, और जिस तरह की थीम में तुम्हें ये रेस्टोरेंट रखना है तुम रख सकती हो, और तुम देख लो अपना तुम्हें कैसा चाहिए रेस्टोरेंट। तभी करण कहता है, वाओ सिया मुझे भी ये जगह काफी पसंद ही है, हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। इतना सुनकर शेर और करण हंसने लगते हैं और बाकी सब अपना सर पीट लेते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये लोग का कुछ नहीं हो सकता है। और सिया शिवांश को अपने ऑफिस जाने का बोलती है क्योंकि शिवांश को भी तो कम करना था और आयस कम करके पैसे कमा रहे थे और सिया को पैसे देने थे, और सिया उससे काफी सारे खिलौने, गार्डन का सामान और बहुत सारे खाने की चीजें लती आए। इसलिए सिया शिवांश को वाहन से जाने के लिए कहती और सिया की बातें मानकर शिवांश वाहन से चल जाता है। और सिया तो सोचने लगती है और प्यो घर को देखती है और सिया सोचाती है कि चलो एक बार ऊपर के फ्लोर भी देख लेते हैं, मतलब ऊपर के रूम। इतना सोचकर
वो और उसके तीनों पलटन ऊपर चल जाते हैं और प्यो घर को देखने लगते हैं। प्यो घर देखने के बाद सिया कुछ सोचाती है और उसके दिमाग में एक धांसू सा प्लान आता है और वो कुछ गार्ड्स और नौकर को बताने लगते हैं कि उन्हें किस तरीके का रेस्टोरेंट का थीम और किस तरीके का डेकोरेट करना है। बताने के बाद सिया वहीं बैठक बैठे कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरे तरफ आरव इस वक्त हॉस्पिटल पहुंच गया था और अपने दादी के रूम में अपनी दादी को देख रहा था, जो थोड़ी देर पहले ही होश शायद थी, लेकिन आरव से कुछ बात नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें भी यह शक हो गया था और उन्हें ये यकीन था कि यार अभी जरूर ना जरूर उनसे झूठ बोल रहा होगा। इसीलिए आरव की दादी उससे कुछ बात नहीं करती है और अपनी आंखें बंद करके लेटे रहती है। तभी आरव अपनी दादी को मनाते कहता है, क्या हुआ दादी, अभी गुस्से में क्यों हो? तभी उसके दादी अपनी धीमी आवाज में कहती है, तो मैंने ही पता कि तुमने क्या किया है। तब यार अभी कहता है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया और मैंने जो भी किया मुझे उसका कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि वो लड़की इसी लायक थी, लेकिन आपके ऐसे हालात देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तभी उसकी दादी कहती है, तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं हो रहा? अरे तुम कैसे जान पाओगे, तुमने कभी मेरे साथ अच्छे से टाइम भी नहीं है स्पेंड, क्या मेरे साथ खेले भी नहीं, मेरे साथ अच्छे से बातें भी नहीं की, तुम तो अपने काम में भी व्यस्त रहते थे और अपनी दादी को भूल ही गए थे। वो लड़की, उसी लड़की की वजह से मैंने हंसना और बातें करना सीखा, उसी के वजह से मैं खुशी खुशी मरना भी राज करती थी, लेकिन तुमने मुझे उससे छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी गलती थी कि मैंने उससे तुम्हारे शादी करवाए, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चल जाओ, जैसे तुम पिछले बार चले गए थे और काफी सालों तक मुझसे दूर थे और ना ही मुझसे अच्छे से बातें करते थे, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बातें नहीं करनी। इतना कह के वो अपने बैग के बगल में एक अलार्म जैसा कुछ रहता है उसको दाबा देती है, जिससे डॉक्टर और नर्स उनके रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर से जनवी जी कहती है, मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही, तो आप लोग ये खासकर ध्यान रखिएगा कि मुझसे मिलने कोई भी ना पाए, खास करके ये आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ है, और प्लीज इन्हें जाने के लिए बोले। इतना करके वह अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और डॉक्टर डरते डरते आरव को जाने के लिए बोलने ही वाले थे, वैसे ही ये रहा हूँ, गुस्से से उठ जाता है और वाहन से चल जाता है। इस वक्त आरव को सिया से और नफरत हो गई थी, जो अभी थोड़ी कम हुई थी, और वो मैं ही सोचता है, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, जैसे तुमने मेरे साथ किया, मुझसे मेरी दादी छीन ली जो मेरा इकलौता परिवार थे, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ खेलूंगा। इतना कह के वो वाहन से चल जाता है। अभी क्या होगा आगे, क्या आरव समझ पाएगा सिया को या फिर अपने गुस्से की आग में सब कुछ भूल जाएगा? आखिर रसिया कौन सा ऐसा प्लान सोची है जिससे वह उस 2 मंजिल इमारत को अच्छा थीम और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर पाए? आखिर क्या होगा आगे, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लॉन्ग और बड़े एपिसोड आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। और एक प्यारा सा भी कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।